हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है 6th यूनिट उत्तक, इसी कड़ी में जो जंतु उत्तक हम कर रहे हैं कि जंतु उत्तक कौन कौन से होते हैं, उनमें संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एपिथीलियमी उत्तक के बारे में किया था कि एपिथीलियमी उत्तक कौन से होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। आज हम बात करते हैं संयोजी उत्तक की। जब हम इस उत्तक चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि उत्तक क्या होते हैं, और रक्त का उदाहरण हमने शुरू में दिया था कि जो रक्त होता है वो विभिन्न गैसों के, उत्सर्जी पदार्थों के और भोजन के आदान प्रदान में सहायक होता है। भिन्न भिन्न भागों तक इनको लेकर जाता है और वह एक तरह से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसको संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं होती। आपने पढ़ा कि एपिथीलियमी उत्तक की ज़्यादातर कोशिकाएं सटी हुई होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें रिक्त स्थान कम होता है। लेकिन जब हम संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो इस उत्तक को जो कोशिकाएं बनाती हैं उनके बीच में रिक्त स्थान उचित मात्रा में होता है। और एक तरल पदार्थ होता है, जैसी जेली होती है उस टाइप का बना हुआ, जिसके अंदर ये कोशिकाएं धंसी होती हैं। वो तरल पदार्थ जो तरल रूप है वो कठोर भी होता है, सघन या कठोर भी हो सकता है और मुलायम भी हो सकता है। अब वो निर्भर करेगा कि वो जो तरल है आधात्री जिसको बोलते हैं, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, कि वो सघन है या कठोर है, वो निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के कार्य कर रही हैं कोशिकाएं। उन कार्यों के आधार पे कहते हैं कि जो आधात्री है वो तरल रूप में है, वो सघन है या कठोर रहेगी। तो हम रक्त से शुरुआत करते हैं। पहले हमने बताया कि कोशिकाएं उचित दूरी पर होती हैं, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, अर्थात रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरी बात इसी के अंदर कि कोशिकाएं, क्योंकि कोशिकाओं का समूह बनता है तभी उसे उत्तक कहते हैं, तो जो कोशिकाएं हैं एक तरल पदार्थ रहेगा जिसको हम आधात्री बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, उसमें धंसी होती हैं। एक जेली की तरह का पदार्थ है। रक्त का उदाहरण से शुरुआत करें कि रक्त जो होता है एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त संयोजी उत्तक होता है। अब रक्त को आप देखते हो कि इसमें तरल पदार्थ है। एक आधात्री की बात की हमने कि इन की जो कोशिकाएं हैं और साथ में तरल पदार्थ जो होगा वो मिलकर संयोजी उत्तक बनाएगा। तो आप रक्त में भी देखते हैं कि एक तरल पदार्थ रहता है जिसके अंदर विभिन्न कणिकाएं होती हैं, विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। उस तरल पदार्थ को प्लाज्मा बोल देते हैं, रक्त में जो होगा। और विभिन्न प्रकार की जो कणिकाएं हैं, अब वो कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताएंगे। वो पाई जाती हैं जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं बोल देते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोल देते हैं, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, या उनको विम्बाणु बोल देते हैं।
आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इनके बारे में भी आपने सुना हुआ है। थोड़ी जानकारी यहाँ दे देते हैं, जो आगे 10वीं क्लास आती है उसके बारे में और जानकारी आती चली जाएगी। तो जो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ है, इसमें प्रोटीन, नमक यानी कि लवण जिसको बोलें, और हार्मोन, ये भी पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं तो उसके अंदर धसी होती हैं, जो तरल पदार्थ होगा उसके साथ साथ इस तरल पदार्थ में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, अब कोशिकाएं हैं जो ऊतक का निर्माण कर रही हैं। उनकी आकृति अगर देखी जाए, केंद्रक है तो ये जो है गोले आकृति की लाल रक्त कणिकाएं बन जाती हैं। विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनमें बेसोफिल्स उनको नाम दे देते हैं, नाइट्रोफिल्स उनको नाम दे देते हैं, लिम्फोसाइट्स उनको बोल दिया जाता है। उनकी आकृतियां थोड़ी थोड़ी सा फर्क पड़ता चला जाता है। जो केंद्रक की आकृति है उसमें बदलाव आ जाता है, बाकी कोशिका द्रव्य वैसे ही भरा होता है। चाहे न्यूट्रोफिल्स की बात करें, चाहे बेसोफिल्स की बात करें। और प्लेटलेट्स होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आदान प्रदान में जो रक्त होता है वो अंगों को जोड़ने का काम करता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो वृक्क, फेफड़ों तक लेकर पहुंचाए जाते हैं। उसके अलावा जो खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र में पच जाता है छोटी आंत में, उसको एनर्जी प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारे कार्य जो हैं वो रक्त के द्वारा होते हैं। क्योंकि रक्त जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर के रक्षक होते हैं, शरीर की रक्षा सैनिक बोलते हैं जिनको, सोल्जर बोलते हैं, वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लेटलेट्स होते हैं, जब खून बहना शुरू होता है तो आप थोड़ी देर के लिए दबाते हैं या पट्टी वगैरह करते हैं, वो खून बहना रुक जाता है। तो उस खून को जमने में सहयोग करते हैं प्लेटलेट्स। तो जो तरल भाग अधात्री रहेगी वो प्लाज्मा होती है। दूसरा, अगर हम अस्थि की बात करें, वो भी एक संयोजी ऊतक रहेगा, अस्थि। अब क्या काम करती है, आप सभी जानते हो कि हड्डियों का काम क्या होता है शरीर के अंदर। जो अस्थियां हैं वो शरीर के ढांचे को बनाती हैं, कंकाल को बनाती हैं। पहली बात यही हो जाएगी कि जो रक्त है, रक्त की तरह अस्थि भी संयोजी ऊतक है और कंकाल को बनाती हैं। अब कंकाल क्या करता है, शरीर को आकृति प्रदान करता है। हम खड़े हैं सीधे तो किसकी वजह से, पंजर की वजह से, कंकाल की वजह से। वो किससे बना होता है, अस्थियों से बना होता है। इसका मतलब ये जो ऊतक है, संयोजी ऊतक, ये मजबूत होता है और कठोर होता है। तो पहली बात तो यही है कि कंकाल बनाता है, सहारा प्रदान करता है, शरीर को आकृति प्रदान करता है, अंदर के जो अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में ये कहें कि यह जो होगा यह मजबूत और कठोर होता है। इसकी जो आधात्री होती है वो कठोर रहेगी, सघन होती है। आधात्री जो तरल पदार्थ होता है इसके अंदर वो कठोर होती है, जो कि प्रोटीन, जो कि फास्फोरस और कैल्शियम से बनी होती है। क्योंकि कठोर की बात कर रहे हैं तो वो फास्फोरस और कैल्शियम की बनी होती है।
तो विभिन्न जो अस्थियां हैं, जो कंकाल बन रहा है, विभिन्न अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब वो किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती हैं, उस जो संयोजी ऊतक है, उस ऊतक को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में इसी में अभी देख। तो विभिन्न प्रकार की अस्थियों को जो जोड़ेगा, उसमें कौन से संयोजी ऊतक सहयोग करेंगे। एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ेगी, तभी जाकर कंकाल का निर्माण होता है। तो जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, उस ऊतक को स्नायु ऊतक कहते हैं। तो जो अस्थि को अस्थि से जोड़े, अब ये जो स्नायु ऊतक है, इसको बोल देंगे अस्थि बंधान ऊतक। अस्थि बंधान ऊतक भी बोल देते हैं, लिगेंड भी बोल देते हैं, क्योंकि वो अस्थियों को बांधता है। ये जो स्नायु ऊतक होता है, इस स्नायु ऊतक की में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अस्थियों को जोड़ेगा, उस संरचना को बनाने में सहयोग करता है, इसलिए इसके ये जो ऊतक है वो मजबूत भी होगा और इसमें लचीलापन भी होता है। दूसरा एक और ऊतक रहेगा, संयोजी ऊतक ही उसे कहेंगे, जो इन अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके साथ जो हड्डियों का सहयोग और मांसपेशियों का सहयोग रहता है, उनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है, उस ऊतक को कंडरा ऊतक कहते हैं। कंडरा ऊतक ये भी संयोजी ऊतक ही होता है, क्योंकि जहां हम जोड़ने की बात कर रहे हैं वहां हम संयोजी ऊतक का नाम लेंगे। तो कंडरा जो ऊतक रहेगा, संयोजी ऊतक जो रहेगा, वो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। जैसे हमने अभी बताया कि स्नायु मजबूत और लचीला होता है। अब अस्थि को अगर कोई मांसपेशी से जोड़ता है कोई भी ऊतक, तो इसका मतलब मजबूत तो वो भी है। तभी अस्थियों का जिक्र हो रहा है, मांसपेशियों का जिक्र हो रहा है, वो आसानी से नहीं टूटती। तो यह ऊतक भी मजबूत भी होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें जो लचीलापन रहेगा वो सीमित मात्रा में रहेगा, विस्तृत रूप में नहीं रहेगा। विस्तृत रूप में किसमें होता है, स्नायु ऊतक के अंदर होता है। मजबूत और सीमित लचीलापन होता है। मुख्य बात यही आ जाती है, चाहे हम अस्थि की बात करें, स्नायु की बात करें, कंडरा की बात करें, इसको टंडन भी कहते हैं, तो इनके अंदर सभी में सहारा प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना, ये बात आ जाएगी संयोजी ऊतक के इन भागों में। दूसरा और संयोजी ऊतक की बात करेंगे अभी हम, जिसको हम कहते हैं उपास्थि। जो उपास्थि होते हैं उनका क्या काम रहेगा, आप देखते हो कि उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। हम श्वास नली की बात करते हैं, हम कान की बात करते हैं, इनमें लचीलापन रहता है, कठोरता नहीं होती, इनको बड़े आराम से फोल्ड कर सकते हो, लेकिन आप अस्थियों को नहीं घुमा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपास्थि के अंदर लचीलापन रहता है। तो हम बात करेंगे उपास्थि की, जो कि एक संयोजी ऊतक ही होता है। अब ये संयोजी ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो जो उपास्थि का संयोजी ऊतक रहेगा वो
कोशिकाओं के बीच जो जगह होती है उसको कवर करता है। विभिन्न कोशिकाओं की बात करें, हम नाक की बात करते हैं, कान की बात करते हैं, श्वास नली की बात करते हैं, तो उसकी जो आंतरिक भित्ति है वो उपास्थि की बनी होती है। वो उपास्थि उन अंगों को ढहने से रोकती है, उन्हें सहारा प्रदान करती है। कोशिकाओं या ये बोले कि अस्थि और मांसपेशियों के बीच में आने से उनमें चिकनाहट पैदा करती है। तो जो संयोजी उत्तक रहेगा उपास्थि, वो अस्थि और मांसपेशियों के बीच उपस्थित होता है। जो कोशिकाएं हैं, जो जगह बनती है बीच में, जो अस्थि और मांसपेशियों के बीच की जगह है, वहां होने की वजह से ही उनके अंदर चिकनाहट आती है, चिकनापन आता है। इसके अलावा अगर हम कान की बात करें, नाक की बात करें, श्वास नली की आंतरिक सतह की बात करें, तो वहां भी उपास्थि उत्तक होता है। जो आधात्री होती है इसके अंदर, वह प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तरल भाग में होता है, कम सघनता होती है। तो ये उपास्थि संयोजी उत्तक की बात हो जाएगी। इसके अलावा एक एरियोलर उत्तक की बात करते हैं जो आंतरिक भागों को भरने का काम करता है। एरियोलर संयोजी उत्तक वह जो संयोजी उत्तक होगा जो हमारी रक्त नलिका होती है, आहार नलिकाएं होती हैं, उनकी जो आंतरिक स्तर है उसको बनाने में सहयोग करता है। रक्त नलिका के आंतरिक भाग की बात करें, आहार नाल की बात करें, विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, जो अंग हैं, उनकी अगर बात की जाए, रक्त नलिका के साथ साथ मांसपेशियों और त्वचा के बीच की बात करें, एरियोलर संयोजी उत्तक पाया जाता है, जो जिसका मुख्य कार्य जो रहेगा वो ये कहें कि सहारा भी प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। क्योंकि त्वचा की बात कर रहे हैं, मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, नसों की बात कर रहे हैं, जो नसें होती हैं शरीर के अंदर, अस्थि मज्जा होता है, उसके अंदर एरियोलर उत्तक पाया जाता है। हम नसों में भी लिख सकते हैं, अस्थि मज्जा में लिख सकते हैं। तो जो आंतरिक भाग होता है, जो खाली जगह होती है, उसको भरने का काम करता है एरियोलर उत्तक। तो ये हमने संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार पढ़े, जिसमें हमने अस्थि के रक्त के बारे में बात की, अस्थि के बारे में बात की, उपास्थि के बारे में बात की, स्नायु और कंडरा के बारे में, और एरियोलर उत्तक के बारे में आपको बताया कि ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, और आधात्री इनकी कैसी होती है। एक बात और पूछ ली जाती है कि हमारे अंदर वसा कहाँ संचित होती है।
वसा कौन सी जगह संचित होती है? संचित का मतलब है कहाँ इकट्ठी होती है। तो सीधी सी बात यह है कि जो त्वचा के नीचे, इस त्वचा के नीचे की जो परत होती है उसमें कोशिकाओं के बीच वसा की गोलियां बनी होती हैं, वो इकट्ठी रहती हैं, एक परत बन जाती है वसा गोलियों की। उन कोशिकाओं को ही वसा युक्त कोशिकाओं में, और कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, कोशिकाओं का समूह बनता है तो उसलिए वसा युक्त उत्तक हो जाता है। क्योंकि वो एक परत बना देता है इसलिए वो ऊष्मा का कुचालक होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहयोग करता है, बाहर नहीं जाने देता। तो वसा की जो गोलियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं त्वचा के नीचे, तो इस तरह जो गुहिकाएं बनती है वहां वसा संचित होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ा कि संयोजी उत्तक क्या होता है, क्यों इसको संयोजी उत्तक कहते हैं, और कौन कौन से जो उत्तक हैं उनको हम संयोजी उत्तक कह सकते हैं और क्या क्या वो शरीर के अंदर कार्य करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जंतु उत्तकों में ही अगला जो हमारा उत्तक है पेशीय उत्तक, उसके बारे में पढ़ेंगे।